Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. We will discuss about the tender in this lecture. This is the fifth lecture of Unit 2 of Quantity Estimate and Construction Management. Okay, we will understand about the tender in this lecture. Okay, first we have to understand about the tender. Tender क्या होता है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना था. तो टेंडर के बाद ही किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. तो पहले टेंडर हमको बिड करना पड़ता है, टेंडर डालना पड़ता है. ओके, अब टेंडर होता क्या है पहले ये समझते हैं. टेंडर इज ए इन्विटेशन फ्रॉम द ओनर to the contractor for execute some purpose per some work, some construction work, some type of the work. Okay, किसी को काम कराना है, कोई ओनर किसी को काम कराना है, कुछ बड़ा काम कराना है, लेकिन उसको उस तरीके से काम कराना है जिससे उसका काम बहुत अच्छी तरीके से चले. तो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को वो काम ना देकर वो एक टेंडर पास करता है, जिससे एक पर्टिकुलर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और अपने अपने टेंडर को डालते हैं, बोलते हैं कि हम इतने परसेंटेज इतना काम इतने पैसे में करेंगे, उतने टाइम में कर देंगे, उतने क्वालिटी में करेंगे. तो जिस तरीके का कुछ वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर दोनों चीज़ को मेल सही तरीके से बिठा देता है, तो उसको हम अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, टेंडर उसको पास करा देते हैं. ओके, इस लेक्चर में हम टेंडर देखेंगे, टेंडर क्या होता है, टेंडर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदता है, टेंडर डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर लेता है, तो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे. तो पहले हम टेंडर के बारे में समझते हैं. टेंडर एक इन्विटेशन है, फॉर्मल इन्विटेशन फ्रॉम द ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूट सम स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक कॉस्ट एंड द स्पेसिफिक टाइम. ओके, हम जनरली ह्यूज कंस्ट्रक्शन को, ह्यूज प्रोजेक्ट को, जनरली इस टेंडर को हमको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है, नोटिस बोर्ड में लगाना पड़ता है विद अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ द वर्क. बट ये जो न्यूज़पेपर में या नोटिस बोर्ड में जो जिस टाइप के टेंडर के एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, पब्लिश कराना होता है, वो गवर्नमेंट एजेंसी कराती है, क्योंकि उनको ओपन रखना होता है हमें टेंडर के काम के लिए. वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को कोई टेंडर नहीं दे सकती या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि हमको अपना काम फेयरली तरीके से करना है. उन पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट एजेंसी उनको पर्टिकुलर काम अपना अच्छी तरीके से करना है. ओके, एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है. देन जिस फर्म को या जिस बिडर को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर पास हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसको रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करो. तो पहले हम टेंडर को निकालते हैं, टेंडर पास होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कराते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके से सकता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, वो लमसम हो सकता है, यूनिट प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्लस बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. उसको साइन कराते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम करता है. पर टेंडर क्या है, टेंडर का मतलब समझते हैं, एक फॉर्मल इन्विटेशन है. बस ये बोला जाता है कि हम इतने कॉस्ट में इतनी स्ट्रेंथ की बिल्डिंग बनानी है. किसी ओनर को बोला, जैसे मैंने या किसी पर्टिकुलर ओनर ने बोला कि हमको एक 3 स्टोरी बिल्डिंग को तैयार करानी है बहुत बड़ी, या फिर पर्टिकुलर हॉस्पिटल तैयार कराना है 500 बेड्स का बहुत बड़ा. ठीक है, इतने बेड्स का कराना है. इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उसने बोली कि हमारी 200 करोड़ रुपीज़ है, हमारी इतनी स्ट्रेंथ चाहिए हर चीज़ में. तो बस ये चीज़ फॉर्मली मेंशन करी टेंडर में. अब बहुत तरीके के टाइप के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो अपने बिडर डालेंगे कि हम इस पर्टिकुलर वर्क को आपको इतने कॉस्ट में कर सकते हैं, आपने इतना बोला है, हम थोड़ा सा कम करके कर सकते हैं और इतने टाइम में कर सकते हैं. अब इसमें बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं. कोई कहता है कि हम उस 200 करोड़ के वर्क को 190 में कर देंगे, कोई कहता है कि 210 में करेंगे, बस 190 कहता है कि हम उसको 2 साल में करेंगे, 212 कहता है कि 1 साल में करेंगे. तो हमको तीनों जितने टाइप के कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें एक मेल बैठाना पड़ता है टाइम और कॉस्ट के बीच में, और जिसको सही लगता है उसके रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक फॉर्मल लेटर दे दिया जाता है कि आप इस वर्क को कर सकते हैं. ठीक है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. जो लेटर दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उस पेपर में जो भी चीज़ें हैं उसको काम करना है. और उस पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, पेपर में चीज़ें लिखी गई हैं उसी तरीके से काम चलता है. अगर वो नहीं लगता है, किसी चीज़ को लगता है कोई गड़बड़ है, तो वो हाई अथॉरिटी के पास जा सकता है, बोल सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ नहीं हो रही है हमारे साथ, हमको प्रोवाइड कराइए, आज हम कोर्ट में जा रहे हैं. लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है. ओके, फॉर ए लार्ज फार्म, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जनरली दिया जाता है. अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो हम एक लिमिटेड फर्म में दे सकते हैं, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडर बुला सकते हैं. बट अगर हमारे पास एक लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उसमें हमको ओपन एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा. जनरली गवर्नमेंट एजेंसी ये इन्वाइट करती हैं सभी को. ओके, नाउ
टेंडर के बाद हम समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ टेंडर जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो पहले तरीके का टेंडर हमारे पास ओपन टेंडर, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये ओरल भी हो सकता है। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है फॉर द स्मॉल जॉब्स। स्मॉल जॉब्स के लिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि ओपन टेंडर है, इसमें उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर की जो बातें रखी हुई हैं, जो बातें यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, कितने परसेंटेज काम में करेंगे, कितने पैसे में काम करेंगे, टाइम में काम करेंगे, वो ओपन रहता है क्योंकि वो स्मॉल वर्क है, ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं है, इतना ज़्यादा हम उसको रिस्क नहीं ले सकते। बट जो मेगा कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए जो टेंडर प्रोवाइड किया जाता है, टेंडर डाला जाता है, टेंडर पब्लिश किया जाता है, वो हमारा सील्ड टेंडर कहलाता है। उसमें सील लगी हुई होती है, उसको ओपन नहीं कह सकते। वो उसी दिन ओपन होगा जब टेंडर ओपन हो रहा होगा सभी के लिए, सभी सेम प्लेटफॉर्म में बैठे होंगे तब। ओके, तो सील्ड टेंडर हम कब करते हैं? सील्ड टेंडर हमारा जब ह्यूज प्रोजेक्ट हो या फिर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, या इसका इम्पोर्टेंस फैक्टर या इम्पोर्टेंसी ज़्यादा हो, जिसको हमें इम्पोर्टेंट रूप से काम करना हो, जिसको हम किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने टेंडर लेके आएंगे, उसको काम किया जाएगा ना। तीसरा होता है लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर में हम किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं, लिमिटेड टाइप को, हर किसी को नहीं बुलाते हैं, कुछ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर। अब सिलेक्टेड क्यों? अब लिमिटेड बोला गया है तो उस पर्टिकुलर वर्क को इम्पोर्टेंसी ज़्यादा होगी, वो पर्टिकुलर वर्क इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा। लिमिटेड को क्यों बुलाया गया है? क्योंकि उनका प्रीवियस हिस्ट्री या उन पर भरोसा किसी अथॉरिटी को ज़्यादा है, इसीलिए सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है उस प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट में उनमें से जिसका सही फिट बैठता है तो उसको उस पर्टिकुलर वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वर्क को, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं या टेंडर को बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। ओके, 3 तरीके के टेंडर समझे। पहला था ओपन, छोटे वर्क के लिए, फिर था सील्ड रहता है और हमारा ह्यूज और इम्पोर्टेंट वर्क के लिए काम किया जाता है, फिर आता है हमारे पास लिमिटेड टेंडर जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ, या बोल सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को बुला के किया जाता है, उनको दिया जाता है। फिर आता है 2 अलग तरीके के और टेंडर्स होते हैं जिनके नाम है हमारे पास सिंगल टेंडर और रेट टेंडर। अब सिंगल टेंडर क्यों दिया जाता है? सिंगल टेंडर हमारा किसी एक फर्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि पर्टिकुलर फार्म है, कंस्ट्रक्शन फार्म है, मैन्युफैक्चरिंग फार्म है, प्रोडक्ट देने वाली फर्म है, तो केवल उसी फर्म की तरफ अट्रैक्ट रहता है कि हम उसी फर्म में काम कराना है, तो सिंगल टेंडर उसी के लिए निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सिंगल टेंडर। अब इसमें जो वो रेटेड अगर इसमें हाई होती हैं, जो मार्केट वैल्यू से अगर रेटेड उस टेंडर में हाई लिखी हुई होती हैं तो हम उसको हटा सकते हैं पहले से ही। ठीक, फिर अगला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से उन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है, ये रेट टेंडर। ये टेंडर उन तरीके के टाइप को प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर हमको किसी टूल्स, मशीन या प्लांट की सप्लाई के लिए काम करना हो। हमें अपने इंस्टीट्यूट के लिए, हमें अपने जगह के लिए टूल्स चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, कुछ चेयर्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उसमें रेट के तरीके से टेंडर डालेंगे। इस पर्टिकुलर अमाउंट से पर पीस हमारा चेयर्स कितने का मिल रहा है, तो उस पर पीस की बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जो टेंडर आएगा, उसको बोलते हैं रेट टेंडर। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है टेंडर नोटिस और एक होता है हम टेंडर डॉक्यूमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इन दोनों डिटेल में, लेकिन अभी ब्रीफ समझ लेते हैं। एक होता है टेंडर नोटिस जो किसी अथॉरिटी को डालना होता है, स्टार्टिंग में नोटिस देना होता है कि हम अपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, चीज़ें लेना चाहते हैं, तो ये नोटिस है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसके बेसिस पे आप अपना टेंडर डॉक्यूमेंट डालिए, टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदिए, टेंडर डालिए और अपनी कॉस्ट वगैरह बताइए। अब टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर नोटिस क्या होता है? टेंडर नोटिस डिपार्टमेंट के थ्रू इशू होता है। पहली बात, इन्विटेशन लेटर होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बिडर्स के लिए। अब इसमें मेन चीज़ें होनी क्या चाहिए? टेंडर नोटिस, ध्यान रखना 2 चीज़ें होती हैं, पहली होती है टेंडर नोटिस। अब इसमें होनी क्या चाहिए? पहली बात तो ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इन्वाइट कर रहा है वो होना चाहिए बेसिकली अपने कंस्ट्रक्शन या किसी काम के लिए। दूसरा, जिस जगह पे वर्क हो रहा है, जिस लोकेशन पे वर्क हो रहा है, उन दोनों को मेंशन होना चाहिए। डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर इस टेंडर को प्रोवाइड कर रहा है या इनवाइट कर रहा है, एक पर्टिकुलर जिसकी रैंक होगी, उसकी जो डेजिग्नेशन है, कोई इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो भी है उसका नाम होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी। देन
द लास्ट डेट इन द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ टेंडर। अब उस टेंडर को फाइल करने के लिए, डालने के लिए जो लास्ट डेट है, जो लास्ट टाइम है, मान लिया कि टेंडर को आपको 14 ऑफ दिसंबर इवनिंग 5 PM तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो वो टाइम होती है, वो होनी चाहिए। एंड पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। अब टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ टर्म आता है, ये समझो। टेंडर डॉक्यूमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को खरीदना होता है कि उसने अगर टेंडर पढ़ा, टेंडर का नोटिस देखा, टेंडर का एडवर्टाइजमेंट देखा कि टेंडर हमारे पास कहीं हो रहा है, हमें टेंडर को लेना है, तो उस टेंडर को लेने के लिए थोड़ी सी उसको फीस पे करनी पड़ती है, फॉर द परचेज करनी पड़ती है टेंडर डॉक्यूमेंट परचेज करने के लिए। टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स होती हैं जो उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट के भी रिलेटेड होती हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को काम कराना है, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एस्टीमेट है, वो है उस टेंडर डॉक्यूमेंट में है, लिखा हुआ है। अब इस टेंडर डॉक्यूमेंट को परचेज करना होता है कॉन्ट्रैक्टर या बिडर को कुछ छोटी सी फीस पे करके, कहाँ से देख के? टेंडर नोटिस से देख के। तो टेंडर पीरियड, कब तक वो टेंडर डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा, कब से अवेलेबल रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक हम उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसकी पीरियड मेंशन होना चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ अ टेंडर डॉक्यूमेंट। अब इस टेंडर डॉक्यूमेंट की जो खरीद रहा है उसकी कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए, तो उसके कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट भी उसमें मेंशन होना चाहिए। किसमें मेंशन होना चाहिए? टेंडर नोटिस में। ओके। देन द टाइम ऑफ द कंप्लीशन एंड द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब टेंडर के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को, हमने अभी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पढ़ा प्रीवियस क्लास में कि लमसम है, यूनिट प्राइस है, या और दूसरी तरीके की है। तो उस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मेंशन होना चाहिए किसमें? टेंडर नोटिस में। नाउ एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने समय में, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कहें उसको, कितने समय में वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है या जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकता है। ओके। नाउ फिर आता है यहाँ पास अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट टू पेड। अब टेंडर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होती है ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्टार्टिंग में पे करनी होती है। ये फ़ीस क्यों देते हैं? ये फ़ीस उसको इसीलिए पे करनी होती है कि अगर उसने टेंडर फाइल किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मान लिया, और उसको रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि हाँ उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को करे बिना भाग गया, उस प्रोजेक्ट को करे बिना भाग गया, या छोटा सा बीच में स्टार्ट करने के बाद ही चला गया, तो हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा टाइम का नुकसान हो गया। तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्टर को कुछ फीस पे करनी होती है जिससे वो बंधा रहता है कि पैसा हमारे पास है। अगर वो भाग जाता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर उसको काम को करता रहता है तो उसका जो अमाउंट लिया गया है वो बाद में जो भी पैसे देने वाले हैं हम उस कंस्ट्रक्शन के लिए उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए लिया जाता है, एक प्रिकॉशन लिया जाता है फॉर द सेफ्टी के लिए। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट टू बी पेड, ध्यान रखना चीज़। फिर आता है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ओपनिंग टेंडर। अब टेंडर उसने फाइल कर दिया, यानी कि टेंडर डॉक्यूमेंट उसने ले लिया। अब उसने टेंडर डॉक्यूमेंट ले लिया और अपनी चीज़ डिटेल लिख के फाइल करके सील टेंडर उसको सबमिट कर दिया डिपार्टमेंट में। अब वहाँ पर एक मेंशन होना चाहिए कि किस टाइम पर, किस जगह पर, किस डेट पर उस सारे सील्ड पैक टेंडर्स ओपन होंगे। तो वहाँ पर जो कॉस्ट और टाइम लिखा होगा उन सबको देख के जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट और टाइम मैच कर जाएगा या सही होगा, उसको हम बोल देंगे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसको रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है। तो उसका मेंशन होना चाहिए किस जगह पे, किस समय पे, कहाँ पर उस टेंडर की ओपनिंग होगी। ओके। देन लास्ट, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर जो ओपन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस डेजिग्नेशन पर्सन ने टेंडर को इनवाइट किया है वही उसको ओपन करे। फॉर द फेयरिटी के लिए जिसने इनवाइट किया है वो जनरली ओपन नहीं करता है, वो दूसरा कोई पर्सन ओपन करता है, जिससे हमारा जो टेंडर हो फेयरली तरीके से हो, इससे कोई फ्रॉड ना हो। तो डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, ओपनिंग ऑफ द टेंडर। हायर लेवल का ऑफिसर होता है जो उन टेंडर को ओपन करता है। तो टेंडर के बारे में हमने जाना, टेंडर क्या होता है, टेंडर जो नोटिस होता है, जो इन्विटेशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स टू बी अवेलेबल इन द टेंडर नोटिस। नाउ वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। अब हम टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके। पहली बात तो टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ओनर दे रहा है, वो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें होनी चाहिए जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, टेंडर फिल करने के लिए उसमें हो, टेंडर फिल करने के लिए उसके पास हो। ओके।
उसके पास जानकारी हो बेसिकली। तो हम देखते हैं एक एक करके कि टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखो बहुत सारी चीज़ें होती है टेंडर डॉक्यूमेंट में। सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, टेंडर डॉक्यूमेंट में जनरल कंडीशन ऑफ टेंडर। तो टेंडर की जनरल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। कुछ ही टेंडर इतने टाइम में होगा, इतने देर में होगा, जब हमने टेंडर नोटिस में देखा वो जनरल कंडीशंस होती हैं। नाउ शेड्यूल ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स एंड क्लियर स्पेसिफिकेशन। हमने शेड्यूल ऑफ आइटम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखा पहली यूनिट में, एंड द स्पेसिफिकेशन ऑल्सो हमने उसी यूनिट में देखा। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है और शेड्यूल ऑफ आइटम क्या होता है कि उस जो आइटम्स यूज कर रहे हैं, ये टेंडर जो लिया है उसमें ड्राइंग भी होगी, उसके बाद शेड्यूल भी होगा कि हम पर्टिकुलर जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कितने स्पान का है, कितने लेंथ है, कितनी विड्थ है, उसमें कितने नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट है, कितने डाया का रीइंफोर्समेंट है, वो शेड्यूल में कहलाएगा। अब उसको जो मेंशन करते हैं, उस चीज़ को जो मेंशन कर रहे हैं उसको हम स्पेसिफिकेशन कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए उस टेंडर डॉक्यूमेंट में। नाउ स्पेशल कंडीशन, अगर उस टेंडर डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल कंडीशन हैं कि उसका कोई ओनर कह रहा है कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम में चाहिए या फिर उस जगह पे कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रहा है इन पर्टिकुलर चीज़ों, मतलब मशीनरी कुछ स्पेशल या कुछ स्पेशल कंडीशन एक्स्ट्रा हैं, तो वो चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए। ओके। तीसरी चीज़ है नोटिस इनवाइटेड टेंडर टू स्पिरिट डिपार्टमेंट। अब किस डिपार्टमेंट को नोटिस मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम जा रहा है उस डिपार्टमेंट की चीज़ें भी होनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमारे पास टेंडर नोटिस में होती हैं। नाउ लेआउट प्लान एंड द लोकेशन ऑफ वर्क। लेआउट प्लान मीन्स अ ड्राइंग ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसमें लेआउट हो, प्लान हो उसका कि कितने एरिया में हो, कितना उसका स्पान है, कितने डायमेंशन है वर्क का, कितने रूम के डायमेंशन है, बेसिकली ड्राइंग और डिज़ाइन होती है, वो चीज़ें भी होनी चाहिए उस टेंडर में, जिसको वो देख के समझ जाए कि हाँ ऐसा काम होगा, वो अपना एस्टिमेट लगा ले कितना पैसा लगेगा और इतने पैसे में हम उसको काम को कर सकते हैं। तो लेआउट प्लान होना चाहिए और लोकेशन ऑफ वर्क, जगह तो पता होनी चाहिए तभी तो वो काम कर पाएगा। तो लेआउट प्लान जनरली ड्राइंग बोलते हैं उसको हम, और लोकेशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। नाउ डिवीजन इन विच द लोकेशन इज सिचुएटेड। अब अलग तरीके के डिवीजन्स होते हैं, तो उस डिवीजन को भी हमें मेंशन रखना चाहिए उस टेंडर में, टेंडर डॉक्यूमेंट में। ओके। नाउ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क। अब वहाँ उस चीज़ में ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वांटिटी कितना लगी हुई है, कि कंक्रीटिंग कितना किया गया है और दूसरी कितनी की गई है, इन्फोर्समेंट कितने टन यूज़ किया गया है, और ऑल दीज थिंग्स हमारे पास क्वांटिटी उसमें वर्क में होनी चाहिए। नियरेस्ट रेलवे लिंक, ये क्यों, ये जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका जो मटेरियल आएगा, मटेरियल आने के लिए रेलवे के भी मदद ले लें। अगर हमारे पास मेगा कंस्ट्रक्शन है तो उस मेगा कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखने के लिए हम कह सकते हैं कि रेलवे का मदद ले सकते हैं, रेलवे से उस मटेरियल को ले आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंश्योर करने के लिए हमको उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में ये भी लिखना होना चाहिए कि नियरेस्ट रोड या नियरेस्ट रेलवे कहाँ कितने पास हमारा है या हाईवे कितने पास पर है, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो ईजिली उस कंस्ट्रक्शन साइट तक आ जा सके। ओके। सेट ऑफ ड्राइंग इंक्लूडिंग द वर्किंग ड्राइंग। अब ड्राइंग भी एक ही तरीके, 3-4 तरीके की होनी चाहिए कि एक तो लेआउट प्लान है, देन उसके बाद प्लान, एलिवेशन सहित सब तरीके की ड्राइंग्स होनी चाहिए। इसमें केवल प्लान होगा, इसमें सेट ऑफ ड्राइंग्स यानी कि उसमें क्रॉस सेक्शन व्यू भी हो, प्लान भी हो, एंड द एलिवेशन, कुछ सारी तरीके की चीज़ें हों, सारी तरीके की चीज़ें मेंशन उस ड्राइंग में, वो चीज़ सारी तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अगर उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास किसी मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, हम वहाँ के आसपास किसी मटेरियल को ले सकते हैं, जैसे मटेरियल्स को ले सकते हैं, तो उसकी चीज़ें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे वाटर, नॉर्मल चीज़ को, जो अगर वाटर की खपत हम आसपास कहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ की वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि हाँ हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर यहाँ से ले सकते हैं, तो वो चीज़ मेंशन होना चाहिए। नाउ डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द ईच आइटम ऑफ वर्क। डिटेल स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए सभी चीज़ों के, जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो वर्क काम चल रहा है उसमें जो भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उसके स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो MKS में होते हैं ऑफ ईच आइटम एंड द डिटेल स्पेसिफिकेशन। नाउ कंप्लीट आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग शेड्यूल of store to be issued by the owner of project indicating the rate and that their place of supply. Okay. Architectural drawing and structural drawing. Architectural means appearance drawing and structural drawing means the
डायमेंशन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब और रीइंफोर्समेंट, इनके डायमेंशंस क्या हैं, ये कितने थिकनेस के हैं, कितने लेंथ के हैं, ये सभी ड्राइंग होनी चाहिए विद द पर्टिकुलर अथॉरिटी, साइन ऑफ द पर्टिकुलर अथॉरिटी, जो चीज़ को अथॉरिटी को साइन कर रहा है। जैसे कोई इंजीनियर ने उस ड्राइंग को किया है तो उसके साइन भी होने चाहिए, प्लस जिस अथॉरिटी ने वो टेंडर अप्लाई किया, जो करवा रहा है, जो ओनर करवा रहा है, उसके साइन भी होने चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार होता है या डिजाइनर जिम्मेदार होता है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। कॉन्ट्रैक्टर तब जिम्मेदार माना जाता है जब उसने इंजीनियर के मुताबिक काम नहीं किया है। अगर उसने इंजीनियर के मुताबिक काम किया है और स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, देन द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज इंजीनियर। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम उस तरीके से नहीं कर रहा है, इंजीनियर ने जिस तरीके से काम बोला है कॉन्ट्रैक्टर ने उस तरीके से नहीं किया, फिर स्ट्रक्चर अगर फेल हो जाता है, देन द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो उसके साइन होने चाहिए, ओनर के इशू उसके द्वारा इशू होना चाहिए, और हमें ये भी पता चाहिए कि जो रेट्स हैं वो भी पता चल जाएं, जो मार्केट रेट्स हैं, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। नाउ शेड्यूल ऑफ टूल्स एंड द प्लांट्स एंड देयर फैसिलिटी टू मेड अवेलेबल बाय द ओनर इंडिकेटिंग द कंडीशन हायर चार्ज इन द प्लेस ऑफ डिलीवरी। ये भी अगर हमारे पास रोड वर्क है तो रोड वर्क के लिए हमें प्लांट लगाने पड़ते हैं, बिटुमेन का मिक्सर करने के लिए प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और भी चीज़ फैसिलिटीज उत्पन्न करनी पड़ती हैं। अगर उसकी अवेलेबिलिटी है तो उसके बारे में मेंशन होना चाहिए, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर को खुद करनी पड़ेगी। उसके बारे में मेंशन इसलिए होना चाहिए, अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने उस फीस को, उस चार्ज को थोड़ा कम कर सकता है। अगर उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको वो ऐड करेगा, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को, प्लांट्स वगैरह लगाने को, फैसिलिटीज़ पैदा करने को, और जो मशीन्स इक्विपमेंट जो भी उसको परचेज करने के लिए उसको करना पड़ेगा। तो शेड्यूल ऑफ टूल्स, प्लांट, इन सब के बारे में भी उसको टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। नाउ द रेट ऑफ द सप्लाई ऑफ पावर एंड द पॉइंट ऑफ सप्लाई। ओके, अब हम उस जगह पे जो प्लांट्स लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या वाटर चाहिए, तो उस वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहाँ से ले सकते हैं, और सप्लाई को किस कॉस्ट पर लेंगे, इसको भी मेंशन होना चाहिए। नियरेस्ट जगह से हम उस पावर सप्लाई को लेंगे, पावर सप्लाई हो सकती है या फिर वाटर सप्लाई हो सकती है, और किस जगह से ले रहे हैं, किस पॉइंट से ले रहे हैं, नियरेस्ट पॉइंट कहाँ पर जहाँ से लाइन बिछा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा दूरी पर होता है तो हम वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वहाँ पे अगर जनरेटर भी ले आना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वाटर सप्लाई लेनी है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बट अगर पास में होता है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसके बारे में भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। ना वही लास्ट लोकेशन ऑफ द वाटर सप्लाई पॉइंट, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके रेट भी हमको पता होने चाहिए। नाउ अब कुछ और कंडीशंस या इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द प्रोग्रेस टू बी मेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। अब उस ड्यूरेशन में, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं, कि वो अथॉरिटी कितने टाइम में चाहती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, एज वेल एज कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कि हमारा इतना परसेंटेज काम इतने टाइम में ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 3 साल का है, और हमारा जो ओनर है वो चाहता है कि 40% ऑफ वर्क हमारा पहले साल में ही ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ को भी मेंशन होना चाहिए कि 40% वर्क हमारा टाइम ऑफ कम्प्लीशन पहले बोल दे कि हमारा 3 ईयर है, देन बोले कि 40% ऑफ वर्क हमारा 1 ईयर में होना चाहिए, देन टोटल 70% हमारा 2nd ईयर में होना चाहिए, और अल्टीमेटली 100% हमारा 3rd ईयर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये उसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, द कंडीशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टेक्निकल पर्सन। अगर हमको कंडीशंस भी होती हैं कि जो टेक्निकल पर्सन है, जो इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, जूनियर इंजीनियर, उसकी कंडीशन भी होनी चाहिए। उसको हायर करने के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो ओनर है वो चाहता है कि अच्छे लेवल, एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही हायर कर सकते हो तुम्हें कोई फ्रेशर को नहीं कर सकते, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको भी मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर फ्री है अपने तरीके के टेक्निकल पर्सन को रखने के लिए। ओके, नाउ द वेदर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ के वेदर कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि उसके नियर बाई कोई वेदर कंडीशन की, उस इलाके में बरसात ज़्यादा नहीं होती क्या,
क्या उस इलाके में सूखा पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, किसमें, टेंडर डॉक्यूमेंट में। नाउ द लास्ट इज नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ EMD एंड विच इज द पेड इनकम टैक्स। ओके, कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट उसको इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में देना है या क्लियरेंस चाहिए, उस चीज़ को भी वहाँ पर उस चीज़ को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स और सेल टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हमको चाहिए होगा। नाउ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड डिडक्ट द रनिंग बिल्स। ओके, अब कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लेने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है अर्निएस्ट मनी के अलावा। अर्निएस्ट मनी 2% होता है, बट उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है 10%। ये भी उसी तरीके डिपॉजिट है कि उसने की है तो इसलिए जमा की जाती है कि अगर वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, टेंडर भरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भाग ना जाए, अपना काम नहीं करे, तो उसके लिए कुछ पैसे उसको जमा कर दिए जाते हैं जो सिक्योरिटी के रूप से जमा रहते हैं किसके पास, ओनर के पास। और धीरे धीरे जब काम चलता रहता है तो उसको अमाउंट मिल जाता है बाद में। तो अमाउंट ऑफ कितना परसेंटेज अमाउंट उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जमा करने हैं। ओके, मोड ऑफ पेमेंट फॉर द वर्क डन, किस तरीके का पेमेंट होगा, चेक में करोगे, कैश में करोगे, या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र, जो भी करना है उस तरीके से। पावर टू रिजेक्ट टेंडर विदाउट असाइन रीजन, ये भी होनी चाहिए कि अगर अथॉरिटी के पास क्या पावर है टेंडर को रिजेक्ट करने के लिए, कुछ रीजन से कारण क्या नहीं है, उसके लिए भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इस कंडीशन में रिजेक्ट कर सकता है। पेनल्टी कंडीशन, अगर वर्क स्लो चल रहा है, हमने जो माना है कि 40% 1 ईयर में 40% वर्क होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो क्या पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगती है तो कितनी लगती है, ये भी मेंशन होना चाहिए। ओके, एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एब्रीविएशन अथॉरिटी इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद किसी बीच, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, कि कुछ कारण पर डिस्प्यूट हो गया है, तो डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, कौन अथॉरिटी है जो सॉल्व करेगा, ये कोई एक हायर अथॉरिटी होता है, हायर इंजीनियर होता है, वो सॉल्व करेगा। तो उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम सब मेंशन होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच इंक्लूड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। हमने इस लेक्चर में दो चीज़ों के बारे में समझा। पहली थी हमारी टाइप ऑफ टेंडर के बारे में, देन टाइप ऑफ टेंडर के बारे में जाना, देन हमने उसके बारे में टेंडर नोटिस के बारे में देखा कि व्हाट इज द टेंडर नोटिस, व्हाट थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द टेंडर नोटिस, दीज आर द 10 थिंग्स शुड बी प्रेजेंट, दीज आर द मेनली 10 थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द टेंडर नोटिस। ये होनी चाहिए, इसी को देख के कॉन्ट्रैक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदेगा, परचेज करेगा और आगे बढ़ेगा। अगर और अब टेंडर डॉक्यूमेंट उसने खरीदा है तो टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर फिल करने के लिए उसको टेंडर डॉक्यूमेंट पड़ेगा, और व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसके बाद टेंडर फिल करे, कौन फिल करे, जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर मैनी थिंग्स। टेंडर डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा होता है, हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जनरल कंडीशन टेंडर, शेड्यूल ऑफ आइटम्स, स्पेशल कंडीशन, नोटिस, टेंडर जो डिपार्टमेंट है वो, लेआउट प्लान, डिवीजन, लोकेशन एंड द शेड्यूल वर्क, नियरेस्ट रोड, रेलवे लिंक, सेटअप ड्राइंग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अगर जल्दी से है तो डिटेल स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल स्टाइल ड्राइंग, टूल्स एंड प्लांट के फैसिलिटी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, रेट ऑफ पावर एंड द पॉइंट ऑफ सप्लाई, कहाँ से हम ले सकते हैं, एंड लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई पॉइंट, एंड द कंप्लीसन, टाइम ऑफ कंप्लीसन एंड प्रोग्रेस टू बी मेड इंटरवल ऑफ टाइम्स, मतलब कितने समय में हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, इन द कंडीशन, टेक्निकल पर्सन, वेदर वगैरह, मोड ऑफ पेमेंट और डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो हमने अपनी क्लास में टेंडर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारे तरीके से इन्फॉर्मेशन जान ली है। आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।